नमस्कार दोस्तों, आज हम एक संवेदनशील लेकिन महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। भाजपा शासित राज्यों में दलितों के खिलाफ बढ़ते उत्पीड़न और हिंसा के मामले। ये सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है, बल्कि हमारे संविधान के मूल सिद्धांतों और लोकतांत्रिक मूल्यों की परीक्षा है। आज हम जानेंगे कि क्यों दलित समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहा है और इस समस्या की जड़ें कहां तक जाती हैं। ये एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे समाज की आत्मा को झकझोर देता है और हमसे सवाल पूछता है कि क्या हम वाकई एक न्याय संगत समाज बना पाए हैं। भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है और अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ अत्याचार रोकने के लिए कानून भी मौजूद है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दलितों के खिलाफ गंभीर अपराधों में उभरती प्रवृत्ति देखी जा रही है। ये एक चिंताजनक रियलिटी है जो हमारे सामने खड़ी है। जब हम देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाली खबरों को देखते हैं तो एक डिस्टर्बिंग पैटर्न नजर आता है। हर दिन कहीं ना कहीं दलित समुदाय के साथ कोई ना कोई अत्याचार हो रहा है और ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े एक चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं। उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ 15,368 मामले दर्ज हुए हैं, जो देश में सबसे ज्यादा है। ये संख्या इतनी बड़ी है कि अगर हम इसे डेली एवरेज में कन्वर्ट करें तो हर दिन उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ 40 से ज्यादा मामले दर्ज हो रहे हैं। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल फिगर नहीं है, बल्कि हर संख्या के पीछे एक इंसान की पीड़ा, एक परिवार का दर्द और एक समुदाय का डर छुपा हुआ है। इसके बाद राजस्थान में 8,752 मामले और मध्य प्रदेश में 7,733 मामले दर्ज हुए हैं। बिहार में 6,509 मामले, उड़ीसा में 2,902 मामले और महाराष्ट्र में 2,276 मामले दर्ज हुए हैं। यह मामला देश भर के लिए चिंताजनक है। जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो एक साफ पैटर्न नजर आता है। भाजपा शासित राज्यों में दलित अत्याचार के मामले अन्य राज्यों की तुलना में काफी ज्यादा हैं। यह ट्रेंड केवल कोइंसिडेंस नहीं है। जब हम 2022 के एनसीआरबी डेटा को एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि कुल 51,656 मामलों में से 99.7% मामले केवल 13 राज्यों में हुए हैं और इनमें से अधिकतर भाजपा शासित राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र जैसे भाजपा शासित राज्यों में अपराध के आंकड़े उन राज्यों की तुलना में अधिक हैं जहां भाजपा शासन नहीं है। खासकर दलित महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर इन राज्यों में बेहद चिंताजनक है। अब बात करते हैं एक ताजा और दिल दहला देने वाली घटना की। 8 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश के मेरठ के सरधना गांव में एक दलित महिला सुनीता की हत्या कर दी गई और उसकी 20 वर्षीय बेटी रूबी का अपहरण कर लिया गया। यह घटना कफसाड़ गांव में हुई, जहां कुछ ही महीनों में रूबी की शादी होनी थी। जिस आंगन में शहनाई बजनी थी, वहां अब सन्नाटा और मातम पसरा है। यह केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है, बल्कि एक व्यापक सामाजिक समस्या। इस घटना की गंभीरता को समझने के लिए हमें इसके डिटेल्स में जाना होगा। सुनीता एक मेहनती महिला थी जो अपनी बेटी की शादी के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। रूबी एक एजुकेटेड गर्ल थी जो अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक दिन अचानक ये सब कुछ बिखर गया। जब सुनीता की हत्या हुई तो पूरे गांव में दहशत फैल गई। लोग घरों में दुबक गए और एक अजीब सा डर माहौल में घुल गया। यह सिर्फ एक क्राइम नहीं था, बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक वार्निंग था कि वे सेफ नहीं है। इस घटना के बाद जब मीडिया की टीम रिपोर्टिंग करने गई तो मेरठ पुलिस ने रिपोर्टर्स के साथ बदसलूकी की। यह दिखाता है कि कैसे सिस्टम में पारदर्शिता की कमी है और सच्चाई को दबाने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित परिवार के सदस्यों का कहना है कि कई दिन बीत गए हैं लेकिन लड़की का कोई सुराग नहीं मिला है। यह स्थिति पूरे दलित समुदाय में डर और असुरक्षा की भावना पैदा कर रही है। परिवार के लोग रात भर जागते रहते हैं, डर के मारे कि कहीं कोई और इंसिडेंट ना हो जाए। विपक्ष ने कहा कि यह केवल एक व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि सामाजिक असमानता और सुरक्षा की कमी का प्रतीक है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए योगी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि दलितों के खिलाफ अपराध के मामलों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार के काम को सिर्फ पक्षपात के चश्मे से नहीं, पेड़ा भरी आंख से भी देखा जाना चाहिए। ये पॉलिटिकल ब्लेम गेम का मामला नहीं है। जब हम डेटा को ऑब्जेक्टिवली देखते हैं तो पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में 2021 से 2022 के बीच दलित अत्याचार के मामलों में 16% की वृद्धि हुई है। ये इंक्रीज अलार्मिंग है क्योंकि ये दिखाता है कि स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ रही है। इसके अलावा कन्विक्शन रेट भी बहुत कम है, जिससे क्रिमिनल्स को लगता है कि वे आसानी से बच जाएंगे। अब सवाल यह है कि इन मामलों में वृद्धि के पीछे क्या कारण है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है समाज में गहरी जड़ें जमाए हुए जातिगत पूर्वाग्रह। यह केवल राजनीतिक शासन से नहीं, बल्कि समाज के सांस्कृतिक ढांचे से भी जुड़ा है।
सदियों से चली आ रही जाति व्यवस्था और सोशल हायरार्की आज भी कई लोगों की मानसिकता को प्रभावित करती है। ये एक डीपली रूटेड प्रॉब्लम है जो जनरेशन से चली आ रही है। इस जातिगत माइंडसेट की गंभीरता को समझने के लिए हमें रूरल एरियाज की रियलिटी देखनी होगी। आज भी कई गांवों में दलितों को अलग कुओं से पानी पीना पड़ता है, अलग जगह बैठना पड़ता है और उनके बच्चों को स्कूल्स में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। ये सिर्फ बैकवर्ड एरियाज की बात नहीं है, बल्कि डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये समस्या मौजूद है। जब बच्चे इस एनवायरनमेंट में बड़े होते हैं तो उनकी थिंकिंग भी इसी तरह शेप होती है। दूसरा कारण है कानून और न्याय में देरी। जब अपराधियों को सजा नहीं मिलती या देर से मिलती है तो ये दूसरों के लिए एक गलत संदेश भेजता है। भारत की जुडिशियल सिस्टम में पेंडिंग केसेस की संख्या करोड़ों में है और दलित अत्याचार के मामले भी इसी बैकलॉग का हिस्सा है। कई बार तो एफआईआर दर्ज करने में ही महीनों लग जाते हैं और जब तक केस कोर्ट तक पहुंचती है तब तक एविडेंस गायब हो जाते हैं या विटनेसेस इंटिमिडेट हो जाते हैं। इस डिले की वजह से क्रिमिनल्स को लगता है कि वे इजीली एस्केप हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई पर्सन दलित के साथ वायलेंस करता है और उसे पता है कि केस की हियरिंग 2 साल बाद होगी, तो वो इस बीच में विटनेसेस को थ्रेटन कर सकता है या एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये इम्प्यूनिटी कल्चर को बढ़ावा देता है। तीसरा कारण है राजनीतिक तर्क और ब्लेम गेम। जब कोई घटना होती है तो राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाने में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन समस्या की जड़ तक जाकर समाधान खोजने की कोशिश नहीं करते। ये पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म दलित समुदाय के लिए हानिकारक है क्योंकि इससे रियल इश्यूज पर फोकस नहीं होता। पॉलिटिशियंस को लगता है कि दलित वोट्स को सिक्योर करने के लिए सिर्फ इमोशनल स्पीचेस देना काफी है, एक्चुअल ग्राउंड लेवल चेंजेस की जरूरत नहीं। चौथा कारण है इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन। कई बार पुलिस, न्यायपालिका और प्रशासन के स्तर पर भी पूर्वाग्रह देखने को मिलते हैं, जिससे दलित समुदाय को न्याय पाने में कठिनाई होती है। ये डिस्क्रिमिनेशन सेटल भी हो सकता है और ओपन भी। कभी कभी पुलिस ऑफिसर्स दलित कंप्लेनेंट्स को सीरियसली नहीं लेते, कभी जजेस के रिमार्क्स में बायस झलकता है और कभी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स दलित वेलफेयर स्कीम्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं करते। पांचवा कारण है सामाजिक और आर्थिक असमानता। जब तक समाज में एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में असमानता रहेगी, तब तक ये समस्याएं बनी रहेंगी। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी दलितों को और भी वल्नरेबल बनाती है क्योंकि वे अपने राइट्स के लिए फाइट नहीं कर पाते। अगर कोई दलित फैमिली इकोनॉमिकली डिपेंडेंट है किसी अपर कास्ट एम्प्लॉयर पर, तो वे डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपनी लाइवलीहुड का डर होता है। छठा कारण है मीडिया कवरेज और पब्लिक डिस्कोर्स में बायस। कई बार दलित अत्याचार के मामलों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता जितना अन्य मामलों को लिया जाता है। यह सेलेक्टिव आउटरीच की प्रॉब्लम है। कुछ केसेस को एक्सटेंसिवली कवर किया जाता है व्हाइल अदर्स को इग्नोर कर दिया जाता है। इससे पब्लिक परसेप्शन भी स्क्यूड हो जाता है और लोगों को लगता है कि यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सातवां कारण है सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर हेट स्पीच का बढ़ना। आज के डिजिटल एज में कास्ट बेस्ड हेट्रेड को स्प्रेड करना बहुत आसान हो गया है। व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक पेजेस और ट्विटर हैंडल्स पर ओपनली कास्टिस्ट कंटेंट शेयर किया जाता है जो सोसाइटी में हेट्रेड को बढ़ावा देता है। ये ऑनलाइन हेट ऑफलाइन वायलेंस में कन्वर्ट हो जाती है। अब बात करते हैं अन्य भाजपा शासित राज्यों की स्थिति की। राजस्थान में दलित अत्याचार के मामले में देश में दूसरा स्थान है। यहां भी ब्रूटल इंसिडेंट्स, किलिंग्स, रेप्स और सोशल बायकॉट की घटनाएं लगातार हो रही हैं। राजस्थान में एक डिस्टर्बिंग ट्रेंड यह है कि यहां पब्लिक ह्यूमिलिएशन के केसेस ज्यादा होते हैं। दलितों को सरेआम बेइज्जत किया जाता है, उनकी मूंछें काटी जाती हैं और उन्हें गांव से बायकॉट किया जाता है। राजस्थान के कई डिस्ट्रिक्ट्स में दलितों को टेंपल्स में जाने से रोका जाता है, वेडिंग प्रोसेशंस निकालने से मना किया जाता है और उन्हें कम्युनिटी वेल से पानी नहीं लेने दिया जाता। ये 21वीं सेंचुरी में भी मिडीवल प्रैक्टिसेस जारी हैं। राजस्थान में भी कन्विक्शन रेट बहुत कम है, जिससे क्रिमिनल्स को एनकरेजमेंट मिलती है। मध्य प्रदेश में भी स्थिति गंभीर है। यहां शेड्यूल्ड ट्राइब्स के खिलाफ अत्याचार के मामले में ये राज्य टॉप पर है। 2969 मामले दर्ज हुए हैं। मध्य प्रदेश में ट्राइबल एरियाज में सिचुएशन और भी कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यहां कास्ट और ट्राइबल आइडेंटिटी दोनों लेवल्स पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। यहां लैंड ग्रैबिंग के केसेस भी ज्यादा होते हैं क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटीज के पास वैल्यूएबल फॉरेस्ट लैंड होती है जिस पर पावरफुल पीपल की नजर होती है। मध्य प्रदेश के कई ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में दलित और ट्राइबल विमेन के साथ सेक्सुअल वायलेंस के केसेस में अलार्मिंग इंक्रीज देखा गया है। यहां भी पुलिस रिस्पॉन्स बहुत स्लो होता है, खासकर रिमोट एरियाज में जहां कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। कई बार तो विक्टिम्स को पुलिस स्टेशन तक पहुंचने के लिए किलोमीटर्स वॉक करना पड़ता है। बिहार में भी दलित अत्याचार के मामले चिंताजनक हैं।
यहां कुल कॉग्निजेबल क्राइम्स में से 34.4% मामले दलित अत्याचार के हैं। बिहार में कास्ट बेस्ड वायलेंस का एक लॉन्ग हिस्ट्री है और यहां प्राइवेट आर्मीज भी एक्टिव हैं जो कास्ट लाइंस पर ऑपरेट करती हैं। यहां लैंड डिस्प्यूट्स अक्सर कास्ट वायलेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिहार में एक यूनिक प्रॉब्लम यह है कि यहां इंटर कास्ट मैरिजेस के केसेस में भी वायलेंस होती है। अगर कोई दलित बॉय अपर कास्ट गर्ल से शादी करता है या वाइस वर्सा, तो इसे फैमिली ऑनर का मामला बना दिया जाता है और एक्सट्रीम वायलेंस का सहारा लिया जाता है। यहां भी पुलिस और पॉलिटिकल नेक्सस की वजह से जस्टिस डिलेड होती है। ओडिशा में भी हाल ही में गंजम जिले में 2 दलित पुरुषों के सिर मुंडवाकर उन्हें घुटनों के बल चलने पर मजबूर किया गया। यह इंसिडेंट बहुत शॉकिंग था क्योंकि यह पब्लिक ह्यूमिलिएशन का एक एक्सट्रीम फॉर्म था। ओडिशा में ट्राइबल पॉपुलेशन भी ज्यादा है, इसलिए यहां दलित और ट्राइबल दोनों कम्युनिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। महाराष्ट्र में भी महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में यह राज्य दूसरे स्थान पर है। महाराष्ट्र जैसे डेवलप्ड स्टेट में भी यह प्रॉब्लम का होना दिखाता है कि यह सिर्फ बैकवर्डनेस का मामला नहीं है, बल्कि डीप रूटेड सोशल इश्यूज हैं। यहां अर्बन एरियाज में भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है, खासकर हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट में। ये जरूरी है कि पीड़ित समुदायों की आवाज सुनी जाए, न केवल आंकड़े बल्कि वास्तविक मानव जीवन के अनुभव। जब हम दलित परिवारों से बात करते हैं तो पता चलता है कि वे लगातार डर में जी रहे हैं। उनके बच्चे स्कूल जाने से डरते हैं, महिलाएं घर से बाहर निकलने से हिचकिचाती हैं। ये स्थिति किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए शर्मनाक है। एक दलित मदर का कहना है कि मैं हर रोज अपने बेटे को स्कूल भेजते समय डरती हूं कि कहीं कोई उसके साथ कुछ गलत न करे। वो अभी सिर्फ 10 साल का है, लेकिन उसे भी पता है कि वो डिफरेंट है। ये इनोसेंस का लॉस है जो बच्चों को इतनी कम उम्र में ही फेस करना पड़ता है। कई दलित परिवारों का कहना है कि जब वे पुलिस स्टेशन जाते हैं तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती या फिर उन्हें समझौता करने के लिए कहा जाता है। न्यायालयों में भी उन्हें प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। यह सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन का एक हिस्सा है जो दलित समुदाय को न्याय से वंचित रखता है। एक दलित एक्टिविस्ट का कहना है कि हमें जस्टिस के लिए 2 बार फाइट करनी पड़ती है, पहले अपने केस को रजिस्टर कराने के लिए, फिर एक्चुअल जस्टिस पाने के लिए। इस डिस्क्रिमिनेशन की डेप्थ को समझने के लिए एक रियल एग्जाम्पल देते हैं। उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट में एक दलित फार्मर के साथ लैंड डिस्प्यूट हुआ। जब वो पुलिस स्टेशन गया तो उसे बताया गया कि ये सिविल मैटर है और पुलिस इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। लेकिन जब ऑपोजिट पार्टी ने उसे फिजिकली असॉल्ट किया, तब भी पुलिस ने कहा कि दोनों पार्टीज को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। ये डबल स्टैंडर्ड दिखाता है कि कैसे सिस्टम में बायस मौजूद है। सामाजिक प्रतिक्रिया की बात करें तो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स लगातार इन मुद्दों को उठा रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में इन मामलों को उतनी कवरेज नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। कई बार तो ये मामले लोकल न्यूज तक सीमित रह जाते हैं और नेशनल अटेंशन नहीं मिलता। ये सिलेक्टिव कवरेज की प्रॉब्लम है जो इन इश्यूज की ग्रेविटी को कम करके दिखाती है। दलित इंटेलेक्चुअल्स और एक्टिविस्ट्स का कहना है कि ये केवल लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, बल्कि एक डीपर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है। उनका कहना है कि जब तक एजुकेशन